हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं IBPS RRB क्लर्क 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर। और ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर रहेगा, इसमें क्या स्पेशल है, हम लोग रीजनिंग सेक्शन करेंगे, 40 के 40 क्वेश्चंस करेंगे इन लेस देन 20 मिनट्स। इस वीडियो में सबसे पहले टाइमर के साथ में 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगी। उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि मैं किस अप्रोच को यूज करती थी एग्जामिनेशन हॉल में। आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो आपकी जो है ब्रेन कैसे चलना चाहिए, आपको वहां पे कौन सी अप्रोच कैसे अप्लाई करनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे उसको यूज करती थी। एंड उसके बाद क्या रहेगा, हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल फॉर्म में सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना बचे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और हिट कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और गाइडली का जो कंटेंट है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिले फॉर योर प्रिपरेशन, तो गाइडली इज द वन। गाइडली हैज लॉन्च्ड एन एक्सप्रेस वीडियो कोर्स। इसमें आपको मॉक टेस्ट से लेकर पर्सनल गाइडेंस तक सब कुछ मिलेगा। और खास बात यह है कि आपको आपके जो वीडियो कोर्स है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% रिफंड या फिर 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड दैट इज स्टडी नीति वहां पे अप्लाई कर सकते हो और 10% का कोड अप्लाई करके आप इस अमेजिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हो। And the time starts now. 10 people are sitting opposite to each other in two parallel rows. M, N, O, P, Q are facing north and A, B, C, D, E are facing south. Two people sit between M and P. M sits at one of the extreme ends. Immediate neighbor of P faces B. Immediate neighbor of P faces B. Two people sit between B and D. B and D. B and D. A and C are immediate neighbors of each other. A and C are immediate neighbors of each other. C does not sit opposite to P. C यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे A, यहाँ पे C. C यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे A, यहाँ पे C. P sits third to the left of A. P sits third to the left. Third to the left. 1, 2. 1, 2, 3. Q sits second to the right of N. Q sits second to the right of N. And M, N, O, P. Which is the immediate neighbor of Q? Q का immediate neighbor कौन कौन है? O and P. O and P. How many people are sitting to the right of D? Right of D. D के right में. D का right इधर. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Who is facing P? Who is facing P? A. As many people are sitting to the right of A as to the right of. Right of A. एक ही right में होना चाहिए. M. Odd one out. B, P, P, C. B, P, P, C. Q, D. Q, D. M, A, A, N. M, A, A, N. M, A सबसे ज़्यादा दूर है. In a certain language, he will say is coded as 139. He will say to him, and he may do. He may do. 139 352 879. What is the code for will? Will के नीचे कोई भी नहीं है. 1. 4 of the following are alike in a certain way as per the alphabetical order and एक ग्रुप बनाते हैं. ऐसा कौन सा है जो ग्रुप नहीं बनाता है? H, I, J, K, P, Q, R, S, A, B, C, D, M, L, M, N, V, W, X, Y.
Which of the given statement is to be true? Find which of the conclusion among the conclusions is definitely true and then give your answer. ठीक है, statements दी गई है, conclusions दिए गए हैं. R equals to P, P is greater than R, मतलब R equals to P और P greater than R. यहाँ से देखते हैं P greater than equal to E and E is greater than equal to R, that means P is greater than equal to R. यहाँ पे दोनों केसेस बन रहे हैं तो इधर और. Which statement is true? Y is less than V. Y is less than V. Yes. A is greater than S. No. N is less than K. N is less than K. N is less than K. Opposite sign आगे नहीं. R is greater than Q. R is greater than F and F is greater than Q. Yes. K is less than equal to E. K is less than equal to E. Yes. D is greater than B. D is greater than B. No. How many such pairs of letters are there in the word minute? जिसमें आगे पीछे same words होते हैं as English alphabet series. M, I, N, U 21, T 20, E 5. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 20, 21. No. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24. 21 के आगे कोई भी नहीं है, 14 के आगे कोई भी नहीं है और ये भी नहीं बन सकता, तो मतलब 2 ही है. 7 people are living in a 7th floor building where topmost floor is numbered as 7 and bottom floor is numbered as 1. Two people are living between B and C. D is living just above A. Not more than 3 people are living above A. 1, 2, 3, 4. Cancel. ठीक है. D is living on even numbered floor and immediately above G. D, G यहाँ पे आ सकते हैं. D, G यहाँ पे आ सकते हैं. D, G यहाँ पे आ सकते हैं. बट उसने बोला कि A के ऊपर 3 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो ये केस तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही. उसके बाद F फ्लोर नंबर 5 पे नहीं रहता. F is living above E. अब A और B को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे. B A एक छोड़ के C नहीं आएगा. B A एक छोड़ के C नहीं आएगा, ये कैंसिल. B A एक छोड़ के C. F और E, F E के ऊपर आना चाहिए, F5 पे नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल. इसको नीचे लेके देख लेते हैं. F फ्लोर नंबर 5 पे नहीं आना चाहिए और F E के ऊपर है. Who is living above B? Who is living above B? B के ऊपर कौन रह रहा है? F. F. How many people are living between A and D? A and D, E and C 2. As many people are living above E as living below. E के ऊपर जितने हैं, E के ऊपर 1, 2 and 3. E के नीचे भी है 1, 2 and 3, तो मतलब E ही होगा. Find the odd one out. F B A E A B. F B A E A B. D E D E एक का गैप आ गया. D E आंसर. Who is living immediately below C? C के immediately below D. ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है? Statements followed by 2 conclusions. उसमें से जो statements true हैं, statements true हैं, हमें बताना है कि conclusions जो हैं वो कौन से follow कर रहे हैं. ठीक है, 1 तो A, second तो B, इधर और C, D neither nor. ठीक है. Only few lamps are bottles. Only few lamps are bottles. ये no bottle is a ship. Some ships are definitely not lamps. Some ships are definitely not lamps. Some ships are definitely not lamps. कुछ कह नहीं सकते कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. All lamps can never be ships. All lamps can never be ships, क्योंकि हाँ, अगर लैम्प्स को यहाँ लगा देंगे तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी. Only few wells are mad. ये वाले. All pillow are mat.
एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, सम पिलो आर वेल कुछ नहीं कह सकते. ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, गलत हो जाएगी. ऑल बैम्बूज आर स्टिक, नो बैम्बू इज अ डिश, नो बैम्बू, नो बैम्बू इज अ डिश, नो स्टिक इज अ डिश, नो स्टिक इज अ डिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती. सम स्टिक्स आर डिशेस, नो एंड सम, ईदर और. A is the brother of B, C is the brother of R, who is married to S, R is the only daughter of B, only daughter of B, और B का भाई था A, ये इसका हस्बैंड हो गया. T is the son of R. ठीक है. Which of the following statements is definitely incorrect? Incorrect. C is brother-in-law of S. C is brother-in-law of S सही है. S is the mother of T. S तो father है, ये गलत हो रहा है. T is the grandson of B. T grandson है B का, सही है. A is the uncle of R. A is the uncle of R, सही है. C is the maternal uncle of T. C is the maternal uncle. Maternal मम्मी का भाई, सही है. Male members are there in the family if B is a male. अगर B male हुआ तो 1 2 3 4 5 5 5. S related to B. S related to B. S related to B. B की बेटी का पति. Son in law. Son in law. 7 people are sitting around in a circular table facing the center with equal distance. ठीक है, 7 people. 5 6 7 3 4 5 6 7. P is to the immediate right of Q. Q के immediate right है P. Only one person sit between P and S from either left or right. P or S. P or S. U sits third to the right of S. 1 2 3 1 2 3. T is an immediate neighbor of U. T is an immediate neighbor of U. R sits second to the left of V. R sits second to the left of V. Which of the following are alike in a certain way and form a group which does not belong to that group? ठीक है. P V V Q. P V कितने का गैप है? 2 और 3 का. V Q V Q 2 और 3 का. U R T P U R 2 और 3 का. T P 2 और 3 का. S T S T S T 1 और 4 का. तो हमारा आंसर हो गया एस टी. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ यू. यू के राइट में, यू के राइट में यू और क्यू के बीच में कोई भी नहीं बैठा. ओ सॉरी, नन. इफ दे आर मेड टू सिट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, पी से स्टार्ट करते हो तो कौन सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. पी से स्टार्ट करते हो एंटी क्लॉकवाइज. पी क्यू आर एस टी यू वी. टी यू और तो किसी ने नहीं की, 2 लोगों ने की. Who sits second to the left of R? R के second to the left Q. As many between T and V. T और V के बीच में जितने हैं counted from the left of T उतने ही R और किसके बीच में है? Counted from the left of T. T और V के बीच में. T और V के बीच में कोई भी नहीं है, तो R के लेफ्ट में कोई भी नहीं है. P. ये हमें क्या दिया गया? कोडिंग डिकोडिंग. लेफ्ट ऑफ ओ क्लैरिटी, कोज ऑफ एंड होम एंड क्लैरिटी लेफ्ट इन सिटी एंड क्लैरिटी लेफ्ट in city, home inside and city, home 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 inside and city, all home create clarity, all home create clarity, clarity.
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ला ना का टा डी रे सा ला का नी डी का नी डी जो पी का नी डी जो पी ना ना था एच ए डी आई एफ आई आर ई का रे डी ए एफ यू। ठीक है, हमें किसका बताना है, होम का। होम यहाँ से दो आएंगे नीचे, सेकेंड लाइन से देखते हैं, दो आएंगे एक छोड़ के, रे। कोज ऑफ क्लैरिटी, कोज ऑफ क्लैरिटी, कोज कोज कोई भी नहीं है, ऑफ ऑफ एक है, क्लैरिटी क्लैरिटी एक छोड़ के है फर्स्ट लाइन से, साला का साला का। सिटी क्रिएट क्लैरिटी मीन्स FIKADA, सिटी क्रिएट क्लैरिटी, सिटी क्रिएट क्लैरिटी। सिटी का हमारे पास है, क्लैरिटी का हमारे पास है, क्रिएट का हमें नहीं पता था, डा और फू है, दैट मीन्स क्रिएट का हो गया डा। ठीक है, होम क्रिएट क्लैरिटी इनसाइड एंड सिटी का है ये, तो हमें बताना है होप क्रिएट क्लैरिटी का क्या होगा। होम क्रिएट क्लैरिटी इनसाइड एंड सिटी, यहाँ पे ऑल नहीं यूज किया गया, मतलब हमें क्रिएट का पता चल जाएगा। क्रिएट का हमारे पास यहाँ पे या तो होना चाहिए डा या फिर फू, DA या FU, FU आ गया, मतलब हमारे पास क्रिएट का आ गया FU, और हमें होप और क्लैरिटी का देखना है। होप का हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब TA, और क्लैरिटी का एक छोड़ के मतलब KA, TA और KA, ये रहा। सा जो हा रे, सा किसका था, सा इसके नीचे कोई भी नहीं है, कॉज। सा जो कोई भी नहीं है, इन। हा HA कोई भी नहीं है, इनसाइड। रे दो छोड़ के, होम, कॉज इन इनसाइड होम, कॉज इन इनसाइड होम। मेघना स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, took a left turn and walked 2 meter to reach left turn, left 2 meter to reach point C. Then she took right turn and walked right turn opposite right turn 4 to reach point D. Then she took a right turn and walked 2 meter, right turn and walked 2 meter before the final right turn and walked 3, final right turn and walked 3 to reach B. ठीक है, ओके। हमें क्या बोलना है कि A जो है उसकी डायरेक्शन B के रिस्पेक्ट में क्या है और कितनी है। A जो है B के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है, और 7 और 1 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मेघना वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम A, 2 मीटर, and reaches point E. Which of the following is the points including E which will fall in a straight line? कौन सी स्ट्रेट लाइन में डलेंगे पॉइंट्स? स्ट्रेट लाइन में डल गए D और C, D और C। Last, a certain number of people are sitting in a straight line facing north with equal and adjacent persons. ठीक है, B sits third to the left of E, fifth to the left, 1 2 3 4 E। ठीक है, only 2 people sit between B and D, 1 2 3 4 5 B and D sits second from one extreme end। ठीक है, only 5 people sit between D and F, 1 2 3 4 5 S
8 to the right of F, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 to the right of F. As many people between E and S, E और S के बीच में जितने हैं उतने ही C और S के बीच में है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C, 2 people to the right of C. ठीक है, कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24. G से सेकंड टू द राइट ऑफ S, तो G की राइट हैंड से क्या आएगी? G से सेकंड टू द राइट ऑफ S, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रॉम द राइट एंड. F की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू E. F विद रिस्पेक्ट टू E है सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट. B और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं? B और F के बीच में 2 लोग हैं. और D की पोजीशन F के रिस्पेक्ट में क्या है? D की पोजीशन F के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 to the left, 6 to the left, 6 to the left. एंड गाइज यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी. तो अब हम शुरू करेंगे अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही धीरे धीरे बताऊंगी कि मैंने क्वेश्चंस कैसे बनाए और एकदम ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अभी तक जो हमने देखा वो था कि आपको रियल टाइम में जो अपना पेपर है वो कैसे करना है, मतलब आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते. तो हाँ, इस टाइप के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं. और क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क का पेपर था, तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम की कट ऑफ अगर देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जिसने कुछ स्टेट्स में कट ऑफ जो थी वो 75 प्लस भी गई थी. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में कट ऑफ गई थी 70 प्लस. आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कट ऑफ 75 प्लस जा रही है तो अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में. अगर मैं देखो पंजाब की बात करूं, पंजाब में गई थी कट ऑफ 77.5 आउट ऑफ 80. तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो ना कि आपकी जो कट ऑफ है इतनी ज्यादा हाई जा रही है, मतलब आपको 80 और 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी. अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप किसी ऐसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ये जो मैंने बनाया ये ऑन एन एवरेज टाइम था कि एवरेज टाइम में सबको इतना जो है इतने टाइम में बना लेना चाहिए या बना पाएंगे ऐसे पेपर को. लेकिन इससे कम टाइम में भी बनाया जा सकता है. जिस एस्पिरेंट की स्पीड एकदम बहुत ज्यादा तेज है, मतलब बहुत ज्यादा कमांड है उसको अपनी स्पीड पर, एक्यूरेसी पे, तो वो इससे भी कम टाइम में बना सकता था. वो इतने टाइम में बना सकता था कि वो अपना पेपर पूरा बना के एक्यूरेसी के साथ दोबारा चेक भी कर सके. इतनी अगर आपकी स्पीड है तो आप कर सकते हो. लेकिन अगर कोई एक एवरेज है या फिर जिसकी स्पीड नॉर्मल है मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स, तो उसको इतना टाइम लगना चाहिए अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. तो चलो अब अपने जो है एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कैसे बनाया और इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है जो वो आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही है. हम बनाना शुरू करते हैं. इसने बोला है कि 10 लोग हैं, वो 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं. ठीक है, 2 पैरेलल रोज में किस तरीके से है कि MNOPQ जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और ABCDE जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. ठीक है, जब भी देखो नॉर्थ और साउथ वाली कंडीशन आ जाए, जब भी नॉर्थ और साउथ वाली कंडीशन आ जाए तो हम रोज को कैसे लिखते हैं? ऊपर तो हम लिखते हैं साउथ वाली, उसके नीचे लिखते हैं नॉर्थ वाली, और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, नॉर्थ वाले जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, साउथ वाले जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे. एम आई क्लियर टू यू? अब आगे चले. 2 people sit between M and P. आपने क्वेश्चन में देखा कि जो M और P है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब वो नीचे वाली लाइन में आएंगे. 2 people sit between M and P. राइट और लेफ्ट नहीं पता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब M लेफ्ट पे हो जाए एक बार और M जो है वो राइट में हो जाए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया इसके बारे में. उसके बाद उसने बोला कि M जो है वो किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठता है, मतलब M किसी एक लाइन के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है. अगर M इसके एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा तो इसकी इधर 4 लोग बैठने चाहिए. 1 2 3 4 करेक्ट.
अगर m इधर बैठेगा तो इसके इधर 4 लोग बैठने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे की रो में 5 लोगों की अरेंजमेंट हो गई तो ऊपर की रो में 5 लोगों की अरेंजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू यू? समझ में आ गई है? पैरेलल रोज है मतलब सीट्स भी जो है उनकी ऐसे होंगी। उसके बाद उसने बोला है इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी। पी के जो इमीडिएट नेबर हैं उनमें से एक बी को फेस कर रहा है। अगर इसको देखें तो बी यहाँ पे आएगा, इसको देखें तो बी यहाँ पे आएगा, इसको देखें तो बी यहाँ पे आएगा और इसको देखें तो बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि 2 लोग हैं वो बी और डी के बीच में बैठ रहे हैं। 2 people आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। अगर बी और डी के बीच में बैठेंगे तो आप इस वाले केस को अगर देखते हो तो इधर से 2 लोग नहीं बैठ सकते और इधर से भी 2 लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेसेस खाली हैं। मतलब ये जो है सेंटर में जो बी आ रहा था वो अपनी कंडीशन कैंसिल आउट यहाँ से हो गई। तो बी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। डी के 2 छोड़ के डी यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी हम साथ साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ए और सी जो है वो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। ए और सी इकट्ठे आएंगे और सी जो है वो पी के ऑपोजिट नहीं बैठा। पी के सामने सी नहीं आना चाहिए। ऊपर वाली लाइन में देखो, ए और बी आपके साउथ फेसिंग थे, मतलब ऊपर वाली लाइन में आएंगे तो आपको दिख रहा है कि ए और सी के लिए सिर्फ यही जगह बच रही है और सी जो है वो पी के सामने नहीं है, तो C जो है वो यहाँ आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा। P के सामने C नहीं है मतलब A होगा और C यहाँ पे। समझ में आ गई? E जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A बैठता है। अब देखो, नॉर्थ में आपका जो राइट होता है वो राइट ही रहता है और जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट ही रहता है। मतलब आपका जो राइट हैंड है वो आपकी राइट डायरेक्शन है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई साउथ फेसिंग हो तो उसकी डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट हो जाती हैं। देखो, अगर मैं बोलूं कि A जो है वो B के राइट में बैठा है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में B को ऐसे बिठा, A को ऐसे बिठा सकते हो। A जो है वो B के राइट में बैठा है। अगर मैं बोलूं कि ये साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है तो आपको इसको उल्टा बनाना पड़ेगा। कैसे? B के राइट में है ना तो B के आपको इधर बिठाना पड़ेगा इसको। मतलब जो आपकी जो राइट साइड है वो आपका लेफ्ट साइड बन जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपकी राइट साइड बन जाएगा। ठीक है, साउथ में ऐसे होता है। उसने ये बोला था ना ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कहाँ जाना है? इधर को जाना है क्योंकि साउथ फेसिंग है। 1 2 3 यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप जा सकते हो 1 2 3, नहीं जा सकते ना, ये कैंसिल आउट होगी आपकी कंडीशन। Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N। Q और N नीचे आने चाहिए और सेकंड टू द राइट ऑफ N में सिर्फ ये 2 प्लेसेस ही खाली बच रही है हमारे पास, तो सेकंड टू द राइट ऑफ N Q आ गया और यहाँ पे M N O था ना हमारे पास, O यहाँ पे आ गया। ये हमारी जो है अरेंजमेंट बन चुकी है। आप खुद भी देख सकते हो कि एकदम बेसिक लेवल की अरेंजमेंट थी ये। जो आप बेस अपना पजल्स का शुरू करते हो उसी में ही ये उसी तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आरआरबी क्लर्क में और आपको बहुत ही जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस बना लेने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले उसने बोला कि इमीडिएट नेबर किसका? Q का कौन है? Q के एकदम साथ में कौन कौन बैठा है? एक तो P बैठा है और एक O बैठा है। ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमारे पास P तो नहीं है लेकिन O है, तो C हमारा आंसर। D की राइट में कितने लोग बैठे हैं? D की राइट में देखने हैं। देखो, ये साउथ फेसिंग है मतलब जो आपका राइट हैंड है वो आपकी लेफ्ट साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी राइट साइड, तो D का राइट इधर जाएगा। 1 2 and 3 people आर सिटिंग टू द राइट ऑफ D। P को कौन फेस कर रहा है? हमने यहाँ देखा था कि P को A फेस कर रहा है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? A। उसके बाद उसने बोला कि जितने लोग A की राइट में बैठे हैं उतने ही किसकी राइट में बैठे हैं? जितने लोग A की राइट में बैठे हैं उतने किसकी राइट में बैठे हैं? अगर आप देखोगे A की राइट में सिर्फ A है, एक इंसान है। A की राइट में सिर्फ एक इंसान है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी राइट साइड में सिर्फ एक ही पर्सन हो। अगर आप ऊपर वाली लाइन में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नीचे वाली लाइन में देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि सिर्फ एक O है जिसकी राइट में एक ही पर्सन है। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, O। जितने लोग A की लेफ्ट में थे, एक लोग था,
1% था, उतने ही उस इंसान की राइट में होने चाहिए। तो ऊपर वाली रो से हमने कुछ नहीं गैस, हम कुछ नहीं लगा पाए कि ऊपर वाली रो में कौन होएगा। नीचे वाली रो में हमें पता था कि ओ की राइट में एक ही इंसान है, वो है एम। तो मतलब ये दोनों में पैटर्न हमें सेम मिल गया। ठीक है, ऑड वन आउट निकालना है। बी पी, पी सी, क्यू डी, एम ए। बी पी एकदम नेक्स्ट है एक दूसरे के, मतलब उनकी जो सीट्स है एकदम एक दूसरे के नेक्स्ट है। टी सी ये भी नेक्स्ट है। बी पी था, पी सी था, और कौन सा था हमारे पास यहाँ पे, क्यू डी एम ए एन। क्यू डी में देखते हैं, क्यू डी ये भी एकदम नेक्स्ट है। एम ए दो इंसान का गैप आ गया। ए एन ये भी एकदम साथ में है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब एकदम साथ में है एक्सेप्ट एम और ए। एम और ए में दो लोग का गैप आ रहा है, तो आपका ऑड वन आउट कौन सा बन गया, एम एंड ए। ठीक है, ये यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा और यहाँ पे इसके कोड्स दिए गए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना शुरू करना है। ही विल से, जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको लिखना शुरू करना है। ठीक है, ही विल से लिख दिया। अगला सेंटेंस है से टू हिम। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन से वर्ड्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। कॉमन कौन सा आया, से आया है यहाँ पे। आप कॉमन के नीचे ऐसे लगाते हो, ऐसा कुछ मार्क लगाते हो, से के नीचे ऐसा मार्क लगा दो। से टू नहीं दिख रहा, हिम भी नहीं दिख रहा, तो लिख दो यहाँ पे। ये नए वर्ड्स हो गए ना, जो आपको कॉमन मिलते जाएंगे उसके नीचे आप ये वाला साइन लगाते जाना। ठीक है, ही मे डू, ही मिल गया, मे मिला आपको, नहीं मिला, डू मिला, नहीं मिला, हमने लिख दिया। इज दैट ओके? अब देखो इनके कोड्स क्या थे, लाइन वाइज लिखना है आपको, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो आप। 139 से टू हिम का कोड क्या था, 352, कॉमन में 52। ठीक है, ही में डू का कोड क्या था, 879, 8 7 और 9 कॉमन आ गया। आपको लाइन वाइज लगाना है, ऊपर नीचे नहीं करना, ध्यान रखना। अब उसने पूछा गया है कि हमको विल का कोड बताना है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो विल है उसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। विल है फर्स्ट लाइन में और विल के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप इन कोड्स में देखो फर्स्ट लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है जिसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, 1 है ना, तो विल का कोड क्या बन जाएगा, 1। मैं आपको इसी तरीके से दूसरे कोड्स भी निकाल के दिखाती हूँ। से का देखो, से फर्स्ट लाइन में है और उसके एकदम ही नीचे उसका कॉमन वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ऐसा कौन सा जो है डिजिट, उसके नीचे उसका कॉमन वर्ड है 3, से का कोड बन जाएगा 3। आपको यहाँ से पैटर्न मैच करना है। ही का कोड क्या बनेगा, 9, एक गैप छोड़ के एक कॉमन है, एक गैप छोड़ के एक कॉमन है, तो सी ही का कोड बन गया 9। टू और हिम में और डू का हमें कुछ नहीं पता, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। मतलब आपको जो पैटर्न है वो कॉमन चेक करना है कि आपका सेंटेंस में और डिजिट्स में पैटर्न कैसे कॉमन निकलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला कि 4 इनमें से एक जैसे हैं, एक ऑड वन आउट है, हमें ऑड वन आउट निकालना है। ठीक है, डन। आपको ना क्या करना है, जब भी ऐसी कोई अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाए उसका ना पैटर्न चेक किया करो कि उसमें एकदम नेक्स्ट वाला वर्ड आ रहा है, प्रीवियस वाला आ रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न चलेगा, या फिर 3 प्रीवियस लेटर्स होंगे। जैसे मान लो आपको दिया डी, तो डी, सी और ए। अगर अपने इसका पैटर्न देखें तो आप ये कह सकते हो कि ए में 3 प्लस करो तो डी आएगा, या फिर डी में से 3 माइनस करो तो ए आएगा। मतलब आपको सारे के सारे पैटर्न चेक करने हैं कि उसमें कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है, या फिर जो लेटर है उससे हम कितना आगे चलें कि दूसरा लेटर आ जाए, या फिर जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है। ऑपोजिट की बात क्या होती है, आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास पूरी ABCD होती है जो हमें लर्न करनी होती है, हमें सब लर्न करने को बोलते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग साइड में लिख के रख लिया करो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो।
मैं अपने टाइम, मैंने जब भी एग्जाम्स दिए हैं तो मैं जो ABCD पूरी थी रिवर्स और सीधा और उनके जो भी जो डिजिट्स होती थी उसको मैं लर्न करके रखती थी। रिवर्स कैसे होती है? KLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ये जो होते हैं ना, आपको पता है 1 से लेकर 26 तक जो हमारे न्यूमेरिक चलता है, इसके अंदर हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैटर्न दिए होते हैं जिसमें हमें ऐसा रिलेशन दिया गया होता है कि वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे होते हैं। मतलब आपको दे दिया जाएगा A Z एंड D W, मान लो आपको ये वाला वर्ड दिया, तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है, ऐसा पैटर्न चलेगा। या फिर सपोज करो आपको ऐसा कुछ दे दिया गया है U F और T G, आप क्या सोच सकते हो इससे, ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज। ऐसा भी तो देख सकते हैं ना। तो आपको सारे पैटर्न्स जो है ध्यान में रखने हैं, पैटर्न्स को देखते ही हम लोग जो है इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो पैटर्न, फर्स्ट और लास्ट का देखो, HI एकदम नेक्स्ट, JK एकदम नेक्स्ट, समझ रहे हो, HIJK, यहां से +1 हो रहा है, यहां से इधर जाके +1 हो रहा है, इधर से भी देखो PQ +1, RS +1, ABCD सब में पैटर्न एक जैसा चल रहा है। MN आना चाहिए था यहाँ पे, OP आना चाहिए था यहाँ पे, या फिर NO, MNOP, ये गलत हो गया, मतलब ये ऑड वन आउट है। VWXY ये भी सही पैटर्न है। हमारे पास कौन सा ऑड वन आउट यहाँ पे दिख रहा है? D, तो हमारा D जो है यहाँ से अपना आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें रिलेशन चेक करना होता है। ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है। जिसकी तरफ माउथ ओपन है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, जिसकी तरफ क्लोज्ड होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अब देखो उसने हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी, इस स्टेटमेंट से हमें देखना है कि ये जो इसने नीचे दो कंक्लूजन्स दिए हैं ये सही है या नहीं सही। गॉट इट? ये दो कंक्लूजन्स में आपको पता है R और P का रिलेशन निकालना है। यहां से देखो हमारे पास सीधा तो R और P का कोई रिलेशन नहीं जा रहा, कॉमा आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि E हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, P का रिलेशन E के साथ लिख दिया, E का रिलेशन R के साथ क्या है वो भी लिख दिया। T ग्रेटर देन इक्वल टू E है और E ग्रेटर देन इक्वल टू R है, हमने लिख दिया। आपको ये देखना है P R के बराबर है और P R से बड़ा है। यहाँ पे दोनों सेम साइन आ रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर हम इनका रिलेशन भी निकालेंगे ना तो ये ऐसे निकलेगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। समझ में आ गई बात? अगर ये ऐसा होता, ये दोनों साइन चेंज हो जाते तो हम हमेशा इक्वल टू का साइन छोड़ देते होते हैं, तो हम इसको लिखते P इज ग्रेटर देन R। अगर इक्वल टू ना आता तो हम ग्रेटर देन यूज करते, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, और यहाँ पे उसने बोला कि P इज ग्रेटर देन R या P इज इक्वल टू R, मतलब हमारे पास इसके अंदर दोनों केसेस ही बन रहे हैं, लेकिन कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कंक्लूजन जो है वो दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही हो, तो आपका हमेशा आंसर जो है वो इधर और होता है। आपका हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है, इधर और, क्योंकि आपके पास कंक्लूजन 1 भी सही बन सकता है और कंक्लूजन 2 भी सही बन सकता है, ठीक है।
पॉसिबिलिटी है ना दोनों की, सर्टेनिटी नहीं है तो इधर और, लेकिन अगर दोनों बन रहे होते तो हम लिखते हैं बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट में उसने बोला कि y का v के साथ रिलेशन देखना है, y इज लेस देन v। यहां से आप देखते हो सारे सेम साइन है और y इज लेस देन v हमारे पास यहाँ पे बन रहा है कैसे, कॉमन आ गए साइन, इसका जो इसके साथ रिलेशन होगा वो भी इसी साइन से कनेक्ट हुआ होगा। दैट मीन्स ये जो है y वो v से लेस देन है, यहां से रिलेशन निकल गया, मतलब पहला कंक्लूजन तो सही हो गया। अब उसने a का s के साथ बताया, a का s के साथ, a से s की तरफ हमें जाना है, तो मतलब हमारे पास सारे के सारे साइन जो है वो सेम तरीके के होने चाहिए, ऑपोजिट साइन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर से तो एक साइन आ रहा है, इधर से दूसरा साइन आ रहा है, मतलब उसका गेट जो है वो बंद हो गया। यहां से हमारा गेट ओपन था ना, गेट ओपन था हमारा क्योंकि सेम साइन थे। ऐसे ऐसे साइन चल रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे ऑपोजिट साइन आ जाते हैं मतलब गेट जो है वो बंद हो गया। अगर गेट बंद हो गया तो हमारा इससे कोई भी रिलेशन निकल ही नहीं सकता, ठीक है। रिलेशन नहीं निकल सकता तो ये गलत हो गया, हमारा सिर्फ पहला ही कंक्लूजन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें बोला गया है कि n इज लेस देन k, n का रिलेशन k के साथ। साइन देखना, एक ये साइन आ रहा है, एक ये साइन आ रहा है, गेट बंद हो गया ना आपका, आप नहीं जा सकते ना, ये गलत हो गया। r इज ग्रेटर देन q, r और f का दे रखा है और f और q का दे रखा है, हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया तो हम पार्ट्स में निकालते हैं। कैसे देखो, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू f दिया है और f जो है वो q से बड़ा है, समझ में आ गई। यहाँ पे आपको सेम तरीके के साइन मिल रहे हैं दोनों, मतलब रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। और उसने बोला है r जो है वो q से बड़ा है, r जो है वो q से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, तो ये जो है हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा साइन होता ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और वो बोलता r इज ग्रेटर देन q, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों साइन सेम है, तो r का रिलेशन जो q के साथ होता वो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू q बनता। लेकिन अगर एक भी साइन एक में भी इक्वल टू हट जाए बीच में से, तो आप हमेशा इक्वल टू हटा के ही उसका रिलेशन निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, k और e का रिलेशन बताना है। पहले में k इज लेस देन इक्वल टू e, इनका साइन आप देख रहे हो सेम साइन जा रहे हैं, इक्वल टू का मतलब तो ये समझ लो कि इक्वल है सारे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल टू से। यहां से हमारे पास रिलेशन क्या निकलता है, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, सारे गेट ओपन है और सारे साइन सेम थे, तो ये वाला कंक्लूजन सही हो रहा है हमारा, हो रहा है, ओके। उसके बाद देखो d इज ग्रेटर देन b, d इज ग्रेटर देन b, अगर d b से ग्रेटर है तो हमें इसका और इसका रिलेशन देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपको दिया गया है ग्रेटर देन साइन होना चाहिए, d जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है d जो है वो लेस देन है। d की तरफ माउथ ओपन होना चाहिए था, लेकिन d की तरफ माउथ क्या है, क्लोज्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं से ही गलत होगी, ये कंक्लूजन यहीं से ही गलत हो गया। हमारा आंसर क्या बना, ए। आ गई बात समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे उसने बोला है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं लेटर्स के जिसके बीच में ये वर्ड दिया गया, जिसके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने वर्ड उसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सबसे इजी वे इस क्वेश्चन को करने का क्या रहता है कि आपको पूरी की पूरी ABCD के पूरी की पूरी A to Z के डिजिट्स याद होने चाहिए। डिजिट्स अगर याद नहीं है आपको तो आप यहाँ पे साइड पे लिख कर भी रख सकते हो, ठीक है, अगर बाई चांस आपसे याद नहीं भी हो रहे हैं, ओके। तो डिजिट्स आपको याद होने चाहिए। देखो इसको करते कैसे हैं, m का जो डिजिट होता है, मतलब m का जो प्लेस होता है A to Z में, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 13th होता है, i का 9th होता है,
N का 14th होता है, U का 21, T का 20, E का 5। A to Z में अगर आप रैंकिंग देते जाओगे A B C D तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, उस हिसाब से M का 13, I का 9, N का 14, U का 21, T का 20 और E का 5। उसने बोला है ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसके बीच में जो लेटर्स हैं वो सेम हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। तो देखो आपने करना क्या है, आपको चलना है हर एक डिजिट से और ये देखना है कि जो डिजिट आप अपने मन में बोल रहे हो प्लस करके वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही। देखो 13 से चलो, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे कोई डिजिट आई नहीं आई, मतलब नहीं होगा कोई रिलेशन। 9, 10, 11, 12, 13, कोई डिजिट नहीं आई, मतलब कोई रिलेशन नहीं। 14, 15, 16, 17 नहीं आया। 21, 22, 23 नहीं आया। 20, 21 कोई रिलेशन नहीं आया, फॉरवर्ड चले तो। अब इधर से चल के देखो, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया हमें, एक रिलेशन बन गया। 20, 21 भी मिल गया, एक रिलेशन बन गया। 22, 23 आगे नहीं जा सकता, 21, 22, 23 नहीं जा सकता, 14 के आगे भी नहीं जा सकता, 9 के आगे भी नहीं जा सकता। आपको सिर्फ यही देखना था, जो वर्ड्स आप अपने मन में ऐड कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप एडिशन कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको वर्ड मिलता है या नहीं मिलता। जैसे ये 5 का देखा, 5, 6, 7, 8, 9 हमें मिल गया ना यहाँ पे, तो ऐसे रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बने, मतलब 2 रिलेशन आ गए। इज दैट ओके? चले नेक्स्ट पे। अब ये हमें दे रखी है एक फ्लोर पजल। क्वेश्चन देख लो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर मैं सॉल्व करूंगी तो इंग्लिश को लेकर करूंगी। ठीक है, तो देखो उसने बोला क्या है कि 7 जो है लोग वो 7 फ्लोर बिल्डिंग पर रह रहे हैं, जिसमें टॉप फ्लोर जो है वो 7th फ्लोर होगा और बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है वो 1st नंबर का होगा। दैट मीन्स हमें रिवर्स ऑर्डर में फ्लोर्स को लिखना है। 7th नंबर जो हो गया वो टॉप हो गया और नीचे आते आते 1st नंबर फ्लोर जो है वो बॉटम मोस्ट हो गया। इज दैट ओके? अब देखते हैं उसने बोला क्या है आगे। उसने कहा है कि 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 2 लोग हैं। अपसाइड डाउन नहीं बताया तो दोनों कंडीशंस बनेंगी। बी लिव्स जस्ट अबव ए, बी ए के जस्ट ऊपर रहता है, मतलब ए जो है वो बी के जस्ट नीचे आएगा। बन गया ये वाला केस। ठीक है, नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग अबव ए, ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इस केस को देखो 1, 2, 3, 4, ए के ऊपर आप ऑलरेडी 4 लोगों की अरेंजमेंट कर चुके हो, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला कि आप ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोगों की अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो कंडीशन आपकी पूरी की पूरी गई, आपको इसी कंडीशन पे वर्क करना है। डी जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और इमीडिएटली अबव जी रहता है। अगर डी इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा तो डी या तो 6th नंबर पे आ सकता है या 4th पे आ सकता है या 2nd पे आ सकता है, 3 फ्लोर्स पे आ सकता है। और एफ जो है वो 5th नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा, 5th के आगे एफ लिख के मैंने क्रॉस लगा दिया। और एफ जो है वो ई के ऊपर रहता है। ठीक है, डी और जी की देखो अगर आप अरेंजमेंट करते हो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपको इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। अगर इसको आप अरेंज करते हो तो जाहिर सी बात है आपको नीचे ही स्पेस खाली दिख रही है, ऊपर कोई स्पेस खाली नहीं है। और क्वेश्चन में बोला गया था कि ए जो है उसके ऊपर आप 3 मैक्सिमम 3 लोगों की अरेंजमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं ए, इसके ऊपर कितने लोग बन गए? 4 बन गए ना, 1, 2, 3, 4, मतलब डी और जी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। एक केस कैंसिल हो गया, डन। अब आप 4 पे भी लिख सकते हो, डी और जी, और आप कहाँ लिख सकते हो? 2 पे, डी और जी। हमारे पास 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। बी और ए की अरेंजमेंट करनी है आपको, बी, ए और सी की। अगर मैं यहाँ से करके देखूं, डी, ए, एक छोड़ के सी नहीं आएगा,
बी ए, एक छोड़ के सी, यहाँ पे आप बी ए और सी के अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी कैंसिल आउट हो गई। आपको इसी पॉसिबिलिटी पे वर्क करना है। बी ए और सी आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि आपकी 4 पोजीशंस फिलअप हो जाए। अगर मैं बी को टॉप मोस्ट पे रखूं, ए को उसके नीचे और एक छोड़ के सी रखूं, रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। उसने बोला एफ और ई बच रहा है और एफ ई के ऊपर आएगा। अगर एफ ई के ऊपर आएगा तो एफ और ई यहाँ पे आएंगे, और जबकि उसने बोला क्वेश्चन में कि जो एफ है वो 5th नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, मतलब बी ए और सी को हम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, बी को रख देते हैं 7th फ्लोर पे, ए को 5th पे और सी को 3rd फ्लोर पे रख दिया। ये 2 पोजीशंस खाली हैं और एफ जो है वो ई के ऊपर आएगा। हमारी अरेंजमेंट यहाँ से बन गई, इस पॉसिबिलिटी से बन गई। देखो आप जब भी पॉसिबिलिटीज, जब भी कंडीशंस जो है वो कनेक्ट करते जाओगे ना, तो पॉसिबिलिटीज अपने आप ही कैंसिल आउट होती जाती हैं। ये जो बेसिक लेवल पजल्स होती है, बिल्कुल बेस वाली पजल्स होती हैं, जो आपको क्लर्क में ऐसी ही देखने को मिलेंगी, तो ऐसी पजल्स की भी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। Who is living above B? B के ऊपर कौन रह रहा है? B के ऊपर कौन रह रहा है? F। तो B के ऊपर F। How many people are living between A और D? A और D के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? ये रहा हमारा A, ये रहा D, 2 लोग रह रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 2। As many people living above E as living below? देखो E के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं? 1 2 3। तो उस इंसान के नीचे भी 3 लोग रहने चाहिए जिसकी इसने क्वेश्चन में बात करी है। नीचे से 3 काउंट करो, 1 2 3। कौन आया? फिर से ई आया ना। ई के ऊपर भी 3 है और ई के नीचे भी 3 है, तो पैटर्न कैसे चलेगा? ई के ऊपर 3 और ई के नीचे 3। जब भी ऐसा पैटर्न आए, जितने लोग उसने बोल रखे होते हैं, मान लो अगर इसमें 2 लोग होते, उसने बोला होता एज मैनी पीपल अबव ए बोला होता, ए के ऊपर 2 लोग हैं, और एज मैनी बिलो बोला होता, तो आप बिलो से भी 2 लोग देखते हैं, ये देखते, तो आंसर आपका क्या बनता फिर? सी, क्योंकि सी के नीचे 2 लोग हैं। आपको सिर्फ पैटर्न चेक करना है, पैटर्न आपको सेम मिल जाएगा तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ऑड वन आउट फाइंड करना है, एफ बी ए ई ए बी, तीनों लेके देखते हैं। पहले एफ और बी साथ में आ रहे हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लूं। एफ बी ठीक है, ए और ई बी साथ में आ रहे हैं, और उसने कौन सा बोला था? ए बी और डी ई, ए और बी भी साथ में आ रहे हैं, डी और ई के बीच में ए का गैप आ गया। पहले वाले जो 3 थे वो साथ में आ रहे थे, लेकिन डी और ई के बीच में जो है एक का गैप आ गया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑड वन आउट हमारे पास कौन सा हो गया? डी और ई। हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी? सी के एकदम नीचे कौन रह रहा है? सी के एकदम नीचे डी रह रहा है, तो आंसर हो गया डी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चंस जो हैं सिलॉग्स के दिए गए हैं हमें, इसमें कंक्लूजन 1 सही होगा तो आंसर ए बनेगा, 2 सही होगा तो आंसर बी, ईदर और तो सी, नीदर नॉर तो डी, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू तो ई। हमें देखना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसमें कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं जो फॉलो कर रहे हैं, लॉजिकली फॉलो। पेपर में अगर एग्जामिनर ने ट्रिक खेल ली आपके साथ थोड़ी सी भी, तो वो ऐसे भी दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, इनमें से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। और क्योंकि आपने देखा कि सिलॉग्स का क्वेश्चन आया और हमें पूछा होगा कि कौन सा सही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स कराओगे। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आप जो स्टेटमेंट है उसको पहले अच्छे से पढ़ो कि उसने क्या पूछा है, कि फॉलो पूछा है या फिर फॉलो जो है नहीं कर रहा वो वाला पूछा है। ठीक है, इसमें पूछा है फॉलो कर रहा है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल्स, सिर्फ कुछ ही लैम्प्स जो है वो बॉटल है, सिर्फ कुछ, सिर्फ ये वाले जो लैम्प्स हैं ये बॉटल्स हैं। ठीक है, नो बॉटल इज अ शिप,
कोई भी बॉटल शिप नहीं है, ऐसे लिख सकते हो इसको। पहले में क्या उसने बोला है कि सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, कुछ शिप्स जो है वो निश्चित रूप से लैंप नहीं है। यहाँ पे देखो उसने शिप्स और बॉटल्स की बात की थी, शिप्स और बॉटल्स की बात की थी, लेकिन आपको ये तो नहीं बोला ना कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। यहाँ पे उसने कुछ ही लैम्प्स बॉटल के बारे में बात की थी कि कुछ ही लैम्प्स जो है इतना सा वो बॉटल का पार्ट है, लेकिन आप इनमें से इन लैम्प्स में से भी कुछ जो भी शिप है उसका पार्ट निकाल सकते हो ना। देखो कैसे, पॉसिबिलिटी बना के दिखाती हूँ आपको। ये बॉटल का पार्ट निकाल दिया, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा शिप का भी पार्ट निकाल दोगे तो भी इसका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि सिर्फ यही पार्ट जो लैम्प का था वो बॉटल था, बाकी पार्ट के उसने कुछ नहीं बोला, बाकी पार्ट बॉटल नहीं है, तो बाकी पार्ट में से कुछ शिप हो भी तो सकती है ना, कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सर्टेनिटी इसकी नहीं है यहाँ पे, तो ये जो कंक्लूजन है उसको हम नहीं लेंगे। ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप। देखो अब अगर सारे के सारे लैम्प शिप होते, सारे के सारे लैम्प अगर शिप होते तो देखो ये तो हमने बना दिया, और उसने बोला था लैम्प का कुछ पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये बॉटल है, लैम्प का कुछ पार्ट बॉटल है। साथ ही साथ उसने भी बोला था कोई भी शिप बॉटल नहीं है ना। यहां से अगर आप देखो इसके रिलेशन को, तो इसके रिलेशन से हम देख सकते हैं कि कोई भी लैम्प बॉटल नहीं है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में क्या बोला, कुछ लैम्प जो है वो बॉटल है। मतलब यहाँ पे अगर हम सारे के सारे लैम्प्स को शिप के अंदर डाल देंगे तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। उसने बोला था कि सारे के सारे लैम्प्स कभी भी शिप नहीं हो सकते, तो ये जो कंक्लूजन है सही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे होते तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। आ गई समझ में? चलें आगे। ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, ओनली अ फ्यू वेल आ गए, सिर्फ कुछ ही बोला, मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट जो वेल का है वो मैट है। ऑल पिल्लो आर मैट, सारे के सारे पिल्लो हैं वो मैट है। सिलॉग्स आपको आते होंगे, आपने सिलॉग्स करने शुरू किए होंगे, ऑल और सम का आपको पता है ना। अब मैं करवा रही हूँ, आपको नहीं आते होंगे तो आप सोच रहे होगे मैम आप क्या करवा रहे हो। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी लिखा होता है ना सम ARB, उसको हम ऐसे शो करते हैं, लेकिन जब लिखा होता है ना ऑल ARB, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं कि सारे के सारे ए जो है वो बी है। ठीक है, सम में एक और चीज बनती है, अगर लिखा हो कि सम ARB, उसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ जो ए है वो बी होंगे। ठीक है, ये जो है सिलॉग्स का बेसिक पैटर्न रहता है। आई होप आपको ये चीज पता होगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हमने इसका डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन में उसने बोला एटलीस्ट सम पिल्लोज आर वेल, कम से कम कुछ पिल्लो जो है वो वेल है। यहाँ पे पिल्लो और वेल का आपको कोई रिलेशन दिख रहा है कि कोई भी आपको सर्टेनिटी दी हो कि हाँ कुछ फिक्स्ड है, कुछ रिलेशन फिक्स्ड है, यहाँ पे कुछ दिया गया आपको? नहीं दिया गया ना पिल्लो और वेल के बारे में, तो उसको तो छोड़ ही दो। ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिल्लो। ठीक है, इसको हम उल्टे तरीके से बना के देखते हैं कि सारे के सारे जो वेल हैं वो पिल्लो हो। सारे के सारे वेल अगर पिल्लो बन जाएंगे और सारे के सारे पिल्लो अगर मैट बन जाएंगे, इससे आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो वेल हैं वो मैट हैं। ऑल वेल आर मैट इस डायग्राम से। लेकिन स्टेटमेंट में उसने क्या बोला? सिर्फ कुछ ही, सिर्फ कुछ। यहाँ पे तो सारे बन रहे हैं, हमें बनाने हैं सिर्फ कुछ, तो ये चीज जो है आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। ये जो आपने यहाँ पे डायग्राम बना के देखा, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब सारे के सारे वेल जो है कभी भी पिल्लो नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। जब भी कैन नेवर बी वाली स्टेटमेंट आती है तो आप हमेशा इसका उल्टा बना के देखा करो कि सारे के सारे पिल्लो को, सारे के सारे वेल को पिल्लो के अंदर डाल दो, फिर देखो वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। वो अगर सही बन जाए
तो हमारा यहाँ से ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। वो अगर गलत बने, हमारा डायग्राम अगर गलत बने, तो हमारी जो कंक्लूजन है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑल बैम्बू आर स्टिक्स, नो बैम्बू इज अ डिश। कंक्लूजन में उसने बोला नो स्टिक इज अ डिश, सम स्टिक आर डिशेस। एक चीज यहां देखो, इधर भी आपको स्टिक दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी डिश दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, मतलब दोनों कंक्लूजन में सेम सेम वर्ड यूज हो रहे हैं। अगर दोनों कंक्लूजन में सेम वर्ड यूज हो रहे हो और नो और सम का हमें दिया हो रिलेशन, नो और सम का कंक्लूजन दिया हो, तो आपका जो है इधर और वाला बनता है केस इन 99% केसेस। 1% मैंने क्यों छोड़ा, वो अगर हम थोड़ा सिलॉग्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम 1% ये केस क्यों छोड़ते हैं। लेकिन 99% केसेस में हमेशा नो और सम आ जाए और दोनों ही जो वर्ड्स हैं यहाँ से सेम आपको मिल जाए, तो वहां पे ईदर और का केस लगता है। देखो कैसे, नो स्टिक इज अ डिश, स्टिक और डिश, स्टिक और डिश। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तो स्टिक डिश बन जाएंगी ना। स्टिक और डिश का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं हमें बताया गया, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम स्टिक आर डिशेस, कुछ स्टिक जो है वो डिशेस हैं, तो कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती, तो ये भी रिलेशन हमें सर्टेनिटी इसमें कुछ नहीं है। दैट मीन्स ईदर और का केस बनेगा। आंसर नंबर 3 होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन होगा। अब जो मैंने 1% केस छोड़ा है ना यहाँ पे, जिसमें नहीं बनता, वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे होता ऑल बैम्बू आर स्टिक एंड नो स्टिक इज अ डिश, ऑल बैम्बू आर स्टिक एंड नो स्टिक इज अ डिश लिखा होता, और हमें कंक्लूजन में बोला होता नो बैम्बू इज डिश, सम बैम्बू इज डिश। अब आप कहोगे मैम आपने तो हमें बता दिया कि सिलॉग्स में यहाँ से आप सेम सेम देख लो, नो और सम देखो और इधर और का केस लगा दो। मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना 100% केस में ऐसा लगता है। आपको अपने डायग्राम से चेक तो करनी पड़ेगी ना हर चीज, तो आपको डायग्राम पे आना है। आपका इधर और बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अब आते हैं डायग्राम पे, देखो नो बैम्बू इज अ डिश अगर होता तो यहाँ पे कोई भी बैम्बू जो है वो डिश नहीं है। ये कंक्लूजन हमारा पूरा पूरा फिक्स जो सही बन रहा है, सर्टेनिटी है। सम बैम्बू इज अ डिश, कुछ बैम्बू डिश हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता है बैम्बू कभी भी डिश नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाता। फिर हमारा आंसर क्या बनता, ऑप्शन नंबर ए। आप मेरी बात समझ गए दोनों केसेस में। जहां पे आपको रिलेशन है उसमें सर्टेनिटी ना दी गई हो तो आप इधर और लगा सकते हो, कंसीडरिंग आप डायग्राम चेक कर रहे हो। जहां पे आपको सर्टेनिटी दी हो रिलेशन की, वहां पे आपका इधर और नहीं लगेगा, फिर आप वहां पे अपनी स्टेटमेंट चेक करोगे। इज दैट ओके? दोनों आपको जो है डायग्राम समझ में आ गए। कभी भी ब्लाइंड फोल्ड होके ब्लाइंडली कभी भी इधर और मत लगा देना पेपर में, अपना एक बार डायग्राम चेक कर लेना। चलो आते हैं 21 to 23 क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। उसने बोला ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा ठीक है, आपको पहले मैं रिलेशन बता देती हूँ कि मैं कैसे रिलेशंस लगाती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप देख लो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे 10 AM सीरीज में, मेंस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उनसे। चलो अब यहाँ से अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं, मेल को जब भी हम डिनोट करते हैं तो स्क्वायर से करते हैं, बॉक्स से करते हैं, फीमेल को सर्कल से करते हैं। ठीक है, जब भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी, मदर फादर का रिलेशन हो तो वर्टिकल सिंगल लाइन लगाऊंगी, और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो मैं डबल लाइन हॉरिजॉन्टल लगाऊंगी। गॉट इट? चलो करते हैं। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। सी जो है वो आर का ब्रदर है, सी आर का ब्रदर है, लगा दिया बहन भाई का रिलेशन। आर एस से मैरिड है,
हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, डबल लाइन। आर जो है इकलौती बेटी है बी की, इकलौती बेटी किसकी? आर, बी की, और बी का भाई कौन था? ए, इधर से। टी जो है वो आर का बेटा है, आर का बेटा कौन हो गया? टी, और अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। ये हमारा रिलेशन बन चुका है। समझ में आ गई है आपको यहां तक? चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन कौन सी है। सबसे पहले उसने बोला कि सी जो है एस का ब्रदर इन लॉ है। चेक कर लेते हैं, सी एस का ब्रदर इन लॉ बन रहा है। ब्रदर इन लॉ मतलब या तो जो भी सिबलिंग है उसके जीजा जी हुए या फिर भाभी हुई, ठीक है। जब भी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ में आते हैं जो आपके, आप कह लो कि जो साला होता है और जो जीजा होता है, ठीक है, हिंदी में। और सिस्टर इन लॉ में कौन आती है? भाभी आती है और ननद आती है, ठीक है, कंप्लीटली फाइन। अब उसने बोला था सी जो है एस का ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसकी वाइफ का भाई हुआ, मतलब इसका साला हुआ, तो ये सही है। एस जो है टी की मदर है, एस यहाँ पे टी की मदर है क्या? एस तो टी का फादर है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट हुआ, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हमें मिल गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, बाकी ऑप्शंस भी आप चेक करके देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस आप, सारे के सारे ऑप्शंस आप पेपर में चेक करना, सॉरी फॉर दिस, सारे के सारे ऑप्शंस आप पेपर में चेक करके देख लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सीधा ही एक बार लगा दो और आगे चलते बनो। एक्यूरेसी को हमें ध्यान में रखना है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली इफ बी इज अ मेल? अगर बी एक मेल है तो मेल मेंबर कितने हुए? बॉक्स वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स हुए। एस बी से कैसे रिलेटेड है? एस जो है वो बी का क्या लगता है? सन इन लॉ, उसकी बेटी का पति है ना, सन इन लॉ हुआ, सन इन लॉ आपका आंसर बन गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट आ गई हमारे पास। आप देख रहे हो ना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए? मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितने क्वेश्चंस अभी तक किए, ठीक है। तो आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना। बनाए ये वाली पजल? चलो बनाते हैं। उसने बोला है कि 7 पीपल जो है वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। 7 लोग हैं, ठीक है, बना दिया। अब ऐसे मत कहना कि मैम अब सर्कल गोल गोल नहीं बना रहे हो, या आपकी लाइंस देखो कितनी टेढ़ी जा रही हैं। पेपर में आप ऐसे ही बनाते हो ना, रफ एंड राइटिंग से। देखो P जो है इमीडिएट राइट है Q के। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी इनसाइड द सेंटर हो, दैट मीन्स आप जैसे अभी बैठे हो, आप जैसे अभी बैठे हो, आप अपनी डायरेक्शंस वैसे ही लगाओगे। मतलब जो मैंने आपको केस बताया था ना राइट और लेफ्ट का, अगर ए बी की जो है राइट में है तो आप उसको ऐसे लिखोगे ना, ए इज इन द राइट ऑफ बी। इनसाइड द सेंटर में आप जैसे बैठे हो वैसे ही इनकी जो अरेंजमेंट है वैसे करोगे। अगर आउटसाइड आ जाए सेंटर का तो आप क्या करोगे? अपनी डायरेक्शंस ऑपोजिट कर दोगे। ऑपोजिट कैसे? अगर ए बी के राइट में है तो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको नॉर्थ साउथ का बताया था ना, सेम केस है। चले अब इनसाइड द सेंटर है तो जैसे अभी आप बैठे हो वैसे ही अरेंजमेंट करेंगे। पी जो है क्यू के इमीडिएट राइट में है, क्यू के इमीडिएट राइट में आ गया पी, डन। किसी भी साइड से उसने बोला था, नहीं नेक्स्ट है ना ये तो, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस फ्रॉम ईदर साइड। पी और एस के बीच में एक ही इंसान है, ये देखो पी और एस के बीच में दोनों तरफ से, इधर से भी एक बन सकता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी एक बन सकता है। 2 सर्कल मैंने इसलिए बनाए ताकि जो है हमें हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। यू जो है एस की थर्ड टू द राइट में है, एस का थर्ड टू द राइट कहाँ हुआ? 1 2 एंड 3, यू यहाँ पे आ गया, 1 2 एंड 3, यू यहाँ पे आ गया। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एकदम यू के साथ में है, ठीक है, लगा दिया साथ में। आर जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है। इस सर्कल में अगर आप देखोगे तो आप आर और वी के अरेंजमेंट कर सकते हो सेकेंड टू द लेफ्ट के अकॉर्डिंग।
अगर कभी भी सेकंड टू द लेफ्ट आता है तो दो इंसानों में आपको एक जो है स्पेस खाली चाहिए होती है। यहाँ पे आपको दिख रही है कोई स्पेस खाली? नहीं दिख रही, मतलब ये जो है सर्कल गलत हो गया हमारा। यहाँ पे देखो आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है, आर वी के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई और यहाँ से अरेंजमेंट ये वाला यहाँ से बन चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चार इनमें से एक तरीके के हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना है। पी वी, वी क्यू, यू आर देख लेते हैं। पी और वी देखो, पी और वी इधर से देखे तो दो लोग हैं, इधर से देखे तो तीन लोग हैं। वी क्यू में देखो, इधर से देखे तो दो लोग हैं, इधर से देखो तो तीन लोग हैं। यू आर यहां से दो लोग, यहां से तीन लोग। टीपी और एसटी, टीपी में यहां से दो लोग, यहां से तीन लोग। एसटी, एसटी में एक और चार। देख के आपको खुद को पता चल रहा होगा कि यहां से कौन सा ऑड वन आउट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू? अगर हम यू की राइट से देखें, यू की अगर राइट से देख रहे हैं तो यू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। दैट मीन्स none of these, none of the person is sitting between u and q if it is counted from right. अगर सारे के सारे लोगों को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन कौन से जो है अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करेंगे? ठीक है, कौन कौन से जो अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करेंगे ये देखो। यहाँ पे हम एक बार सर्कल दोबारा से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने देखा था पी क्यू एस यू टी आर और वी, यही अरेंजमेंट थी ना हमारी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है, पी से स्टार्ट करते हो। आपकी क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे। एंटी क्लॉक कैसे चलेगा? ऐसे। पी से शुरू करते हुए सबको एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है, मतलब ऐसे। क्यू आर एस टी यू। अब देखो किस किस ने पोजीशन चेंज नहीं करी अगर पी को हटा दिया जाए तो? किस किस ने चेंज नहीं करी? एक तो टी ने और एक यू ने, मतलब दो लोगों ने चेंज नहीं करी, तो आंसर क्या बन गया? 2। आ गई समझ में? आर के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है? आर के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा? क्यू। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड वी, अगर हम टी की लेफ्ट से काउंट करें, टी की लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं तो टी और वी में कितने लोग बैठे हैं? कोई भी नहीं। उतने ही लोग बैठने चाहिए आर और किसके बीच में? अगर आर की लेफ्ट से काउंट किया जाए तो, आर की लेफ्ट से काउंट किया जाए तो एक उसके एकदम इमीडिएट नेक्स्ट वाला पर्सन कौन हुआ? टी। हमारा आंसर क्या बन गया? पी। समझ में आ गई सारी बात अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आई? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो जरा कि आपको कोई डाउट तो नहीं है ना। हम लोग क्या करें, सिंपल सिंपल बनाते जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को और कंडीशंस कनेक्ट करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, चलें आगे। चलो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग का बताया था, आपको इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग वैसे ही लगानी है। कैसे? सेंटेंसेस लिखते जाएंगे, कॉमन देखते जाएंगे और पैटर्न मैच करते जाएंगे। लेफ्ट ऑफ होप क्लैरिटी, सिर्फ सेंटेंसेस देखने हैं पहले। कॉज ऑफ एंड होम, कॉज ऑफ एंड होम and clarity left in city, and clarity left in city। जो जो वर्ड्स कॉमन आते गए उनके नीचे हम लोग ऐसा सेम पैटर्न लगाते गए। जो वर्ड्स हमें नहीं मिले वो हमने साइड में लिख दिए। होम इनसाइड एंड सिटी, होम इनसाइड एंड सिटी। ऑल होम क्रिएट क्लैरिटी,
ऑल, होम, क्रिएट, क्लैरिटी। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि जब हम अपने सिंबल्स को या फिर मैं कहूँ कोड्स को देखेंगे तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न शुरू करें लिखना, LANAKATA, फिर कौन सा है, DIRESALA, KANADI ZOFI, HADIFI RE। आपको समझ में आ रहा ना पैटर्न कैसे कर रही हूँ? जो जो मुझे कॉमन मिल रहा है उसके नीचे मैं ऐसे लगाती जा रही हूँ, जो जो नहीं मिल रहा उसको मैं साइड में लिखती जा रही हूँ। KARE, KA यहाँ से मिल गया, RE यहाँ पे मिल गया, DAFU दोनों ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया कि मैंने पैटर्न कैसे लिखा? अब देखो एक मैं आपको कोड बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप चाहो तो कोड्स पहले भी लिख के रख सकते हो सबके, और चाहो तो सीधा क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो। मैं जैसे करती हूँ, मैं पहले क्वेश्चन देखती हूँ फिर कोड्स उसके मैच करती हूँ। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे ऑफ का कोड चाहिए, किसका कोड चाहिए, ऑफ का, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफ के एकदम नेक्स्ट में कॉमन आ रहा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, और ऑफ पहली लाइन में। पहली लाइन में देखो एकदम नेक्स्ट में किसका कॉमन आ रहा है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसका पैटर्न देखो, ऑफ का कोड क्या हो जाएगा, LA। डन। अगर कोई ऐसे दो कोड्स आ जाए जिसका हमें नहीं पता चल रहा हो, जैसे ऑल और क्रिएट, ऑल और क्रिएट जो है उसके दो कोड्स हैं DA और FU। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑल का कोड क्या है तो आप मुझे नहीं बता पाओगे कि मैम DU है, DA है या FU है। जब भी ऐसा कोई कोड आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कोड ऑफ ऑल, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा ऐसे तो आप सही कर सकते हो। अगर ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग तो आप इन दोनों में से किसी एक को नहीं टिक कर सकते हो, फिर आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड को करोगे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक करोगे, आप इन दोनों में से किसी कोड को टिक नहीं करोगे। समझ में आ गई? चले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। उसने पूछा है कि होम का कोड क्या है। होम का कोड देखो, होम आ रहा है सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन में देखो एक छोड़ के दो कॉमन आ रहे हैं, सेकेंड लाइन में एक छोड़ के दो कॉमन आ रहे हैं। कौन सा कोड बना हमारा, RE। होम का कोड क्या बन गया, RE। कॉज ऑफ क्लैरिटी का हमें कोड चाहिए। सबसे पहले कॉज का कोड देखो, कॉज के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा और कॉज सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन में जाओ, किसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे के नीचे लिख दिया। ऑफ का देखो, ऑफ का हम निकाल चुके हैं LA। क्लैरिटी, क्लैरिटी आ रहा है फर्स्ट लाइन में, उसके एक छोड़ के दो कॉमन मिल रहे हैं। फर्स्ट लाइन में देखो एक छोड़ के दो कॉमन मिल रहे हैं, कौन सा कोड हुआ, एक छोड़ के दो कॉमन मिल रहे हैं तो कौन सा कोड हुआ, KA। तो ये हमारा कोड बन गया, ठीक है। इफ सिटी क्रिएट क्लैरिटी मीन्स FIKADA, तो हमें क्रिएट का कोड चाहिए, सिटी क्रिएट क्लैरिटी। यहां पे देखो आपके पास ऑल का और क्रिएट का कुछ भी फिक्स्ड नहीं था कि कौन सा कोड होगा, लेकिन आपको ये पता था कि DA होगा या FU होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने DA को तो यूज कर लिया लेकिन FU को यूज नहीं किया, और यहाँ पे इसने क्लैरिटी को यूज किया, सॉरी यहाँ पे इसने क्रिएट को यूज किया। इन दोनों के कोड्स हमारे पास सर्टेन थे क्वेश्चन में, क्रिएट का कोड हमारे पास सर्टेन नहीं था और हमें क्रिएट का कोड इन दोनों में से एक चाहिए था। क्वेश्चन में उसने अपने आप ही मेंशन कर दिया DA, तो हमारा क्रिएट का कोड क्या हो जाएगा, DA। अगर होम क्रिएट क्लैरिटी इनसाइड सिटी का कोड है ये, तो होप क्रिएट क्लैरिटी का क्या बनेगा,
सबसे पहले हम होप क्रिएट क्लैरिटी देख लेते हैं, ऊपर वाले को एक बार इग्नोर करते हैं। होप का देखो, फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं बन रहा नीचे, फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं बन रहा नीचे, कौन सा कोड आया, TA। होप क्रिएट क्लैरिटी था ना, क्रिएट का कोड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, छोड़ो एक बार। क्लैरिटी का देखो, फर्स्ट लाइन में एक छोड़ के दो कॉमन आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन में एक छोड़ के दो कॉमन आ रहे हैं, क्लैरिटी का कोड क्या बना, TA और KA। हमारे ऑप्शंस में होना चाहिए TA और KA। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके काट सकते हो, इनमें से किसी में भी नहीं है तो हमारा ये हो सकता है, ठीक है। क्रिएट का कोड हमें ये पता था कि या तो FU होगा या DA होगा, FU होगा या DA होगा, और यहाँ पे देखो उसने क्रिएट भी यूज किया है और FU भी यूज किया है, लेकिन DA और ऑल नहीं यूज किया। मतलब हमारा क्रिएट का कोड यहाँ से क्या निकला, FU, तो पूरा कोड क्या हो गया, TA KA FU। समझ में आ गई, सिर्फ कॉमन निकालना है, SAZOHARA, किसका निकालना है। सबसे पहले SA का देखो, SA का हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, SA का हमारे पास क्या था, कॉज था ना, ZO थर्ड लाइन और नीचे कुछ भी नहीं है, थर्ड लाइन और नीचे कुछ भी नहीं, किसका है, इन। HA फोर्थ लाइन और कुछ भी कॉमन नहीं है, फोर्थ लाइन और कुछ भी कॉमन नहीं है, इनसाइड। RA था या RE था, लेट मी चेक, RE था। RE का आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास सेकेंड लाइन है और एक छोड़ के दो कॉमन मिल रहे हैं, सेकेंड लाइन में एक छोड़ के दो कॉमन किसके आ रहे हैं, होम का। कॉज इन इनसाइड होम आपका कोड यहां से बन जाएगा। ऑप्शन देख लो आपके पास यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। डन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। डायरेक्शन सेंस के दो क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कि मेघना जो है उसने पॉइंट A से चलना शुरू किया और 7 मीटर वेस्ट की तरफ गई। डायरेक्शंस आपको पता होंगी कैसे लिखते हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। मेघना ने A पॉइंट से चलना शुरू किया और 7 मीटर वेस्ट में गई, ठीक है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब आप एक बार अपने आप को टर्न करो इसी पोजीशन में। अगर आप अपने आप को टर्न करते हो तो आपको ये पता है कि हमारा लेफ्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हमारा राइट बनेगा ना। ऐसे एक बार खड़े होकर देखो, टिल्ट होके, और 2 मीटर चली और पॉइंट C पर पहुंच गई जी। फिर उसने एक राइट टर्न लिया और 4 मीटर चली D तक पहुंचने के लिए। जब भी कोई इस तरफ जा रहा है तो उसका राइट कहाँ पे होगा। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो आपका राइट यहाँ पे होगा, अगर आप साउथ में जा रहे हो तो आपका राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ 4 मीटर चल ली, ओके, D पे पहुंच गई। फिर उसने एक राइट टर्न लिया और 2 मीटर चली, ये 2 है तो ये भी 2, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगी इसके सीध में। फिर उसने एक फाइनल राइट टर्न लिया और 3 मीटर चली और पॉइंट B पर पहुंच गई। फाइनल राइट टर्न लिया, 3 मीटर चली और B पर पहुंच गई। ये हमारा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि A का जो डायरेक्शन क्या है B के रिस्पेक्ट में और कितना दूर है A B से। A और इसका डिस्टेंस 7, अगर ये 3 है और ये टोटल 4 था, मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर हुआ, तो A और B में कितना हो गया, 7 + 1, 8 मीटर्स का डिस्टेंस हुआ ना। और B से देखो A किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है ना, ईस्ट में है, तो आपका 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जो है बन गया ऑप्शन, ठीक है। इफ मेघना वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट A और E पे पहुंच जाती है तो
स्ट्रेट लाइन में ई के साथ कौन से पॉइंट्स जो है वो फॉल करेंगे। 2 मीटर चली, ये भी 2 था, इसके सीधे में ले आओ 2, मतलब इसके पैरेलल हो जाएगी, ई पे पहुंच गई। हमें बताना है ई के साथ में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो आप यहाँ से देख सकते हो डी और सी जो है वो उसके एकदम स्ट्रेट लाइन में है। हो गया। लास्ट फिर से देखो, हमारे पास पजल निकल के आई है, दोबारा से सिटिंग अरेंजमेंट निकल कर आई है। पूरे पेपर में एनालाइज करो कि कितनी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आई है, और फिर अपनी तैयारी उतने जोरों शोरों से करना, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की। देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या बोला। हमें नहीं लोग बताए हुए कि कितने दिए गए हैं, लेकिन उसने ये बोला है कि सभी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी आप बैठे हो वैसी अरेंजमेंट करेंगे, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। बी जो है ई की 5th टू द लेफ्ट में है, ई का 1 2 3 4 5 आ गया बी यहाँ पे। जैसे अभी आप बैठे हो, जिस पोजीशन में अभी आप बैठे हो उससे 5 लेफ्ट चल के देख लो, इधर आ जाएगा 5th टू द लेफ्ट। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, या तो डी यहाँ पे आएगा या 2 छोड़ के डी यहाँ पे आएगा, 2 केसेस बनते हैं। लेकिन उसने बोला डी जो है एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन से 2nd पोजीशन पे है, मतलब ये लाइन में जितने लोग बैठे हैं डी जो है या तो इस 2nd पोजीशन पे बैठेगा या फिर इस पे बैठेगा। समझ में आ गई। अगर मैं इस साइड से देखूं तो भी डी जो है 3rd पोजीशन पे बैठ रहा है, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा। इससे अगर मैं देखूं तो अगर आप यहाँ पे 1% की और अरेंजमेंट कर देते हो तो डी 2nd बैठ जाएगा ना पोजीशन पे एक्सट्रीम एंड से, ये एंड हो गया, ये डी इसके साथ में बैठ गया, ठीक है। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ। 1 2 3 4 5। यहाँ तो नहीं बना सकता ना, यहाँ से तो हमारी लाइन शुरू हो रही है या मैं कहूँ खत्म हो रही है, तो जो एफ है वो उसको इस साइड ही बनाएंगे। एस सिट्स 8 टू द राइट ऑफ एफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गया एस भी। जितने लोग ई और एस के बीच में हैं उतने ही सी और एस के बीच में हैं। ई और एस के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5। सी और एस के बीच में भी 5 लोग होने चाहिए। इधर तो आप नहीं बना सकते, किधर बनाओगे? 1 2 3 4 5। सी 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में 2 लोग हैं, तो हमारी अरेंजमेंट यहाँ से पूरी हो चुकी है। डन। पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि कितने लोग बैठे हैं पूरी की पूरी अरेंजमेंट में, काउंट करो चलो मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लोग पूरी की पूरी जो है लाइन में बैठे। अगर जी सेकंड टू द राइट ऑफ एस बैठेगा तो जी की पोजीशन क्या है? राइट हैंड से। ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड है ना, ये आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड वाली साइड। जी जो है एस के सेकंड टू द राइट में, सेकंड टू द राइट ही बोला था ना उसने। हमें क्या बताना है? जी की राइट हैंड से पोजीशन क्या, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7th पोजीशन है राइट हैंड से। आंसर क्या बन गया? बी। उसके बाद उसने क्या बोला है कि एफ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई। ई को देखते हुए एफ तक जाना है। कितना जाओगे? 1 and 2, सेकंड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बी ये रहा, एफ ये रहा, 2 लोग बैठे हैं। What is the position of D with respect to F? F से D तक जाना है, F से D तक जाओ। 1 2 3 4 5 6 6th to the left। ठीक है, यहाँ पे हमारे 40 के 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन एंड ऑल्सो रियल टाइम। जैसे रियल टाइम में आपको करना है एग्जाम वैसे आप कर सकते हो। मैंने आपको एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया कि इतने टाइम में पेपर हो सकता था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर लेते हो, अपनी स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, तो आप इस टाइम से कम में भी कर सकते थे, पॉसिबल है। मैंने भी अपने टाइम में पॉसिबल किया है।
इवन मैंने जब भी एग्जाम्स दिए हैं प्री के, सपोज SBI क्लर्क, तो ऐसा होता था कि रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती थी, क्योंकि आपको भी पता है क्लरिकल में काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देख सकते हो सिंगल पॉसिबिलिटी में बनते हैं। तो पेपर कुछ ऐसा रहता था कि मैं कर लेती थी, फिर मैं अपना जो एग्जाम है दोबारा से चेक कर लेती थी कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं या नहीं सही। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने टाइम में पेपर हो जाता था हमारा। इज दैट ओके? आपको इतने टाइम में तो करना ही करना है। एक्यूरेसी आपको 100% रखनी है। आप ये मान के चलो, आप अगर पंजाब से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी 77.5 या फिर 75 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है। उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप अपनी स्टेट का देख सकते हो, कुछ स्टेट्स में 75 प्लस भी गई हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। एंड आई होप आपको ये जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, कुछ डिफरेंट लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अपनी प्रिपरेशन भी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से रखो। एंड गुड लक एंड स्टे हैप्पी।